हेलो बच्चों, आप सभी का मिश्रा एजुकेशन में स्वागत है। बच्चों, ये आज का जो हम लेक्चर रख रहे हैं, आज का जो टॉपिक है हमारे लेक्चर का, वो है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आईआईटी जेई मेंस एडवांस के लिए, साथ ही साथ नीट में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में भी आप देखेंगे इसके ढेर सारे क्वेश्चंस होते हैं। और साथ ही साथ इसका जो कॉन्सेप्ट है वो अगर हम उसको फॉलो कर लेते हैं तो हमारी एक माइंड एबिलिटी भी बढ़ जाती है अदर चीजों को सोचने के लिए। तो ये टॉपिक बहुत सीरियसली हम लोग को देखना है। और इसको क्वेश्चंस भी बहुत सारे वेराइटीज होते हैं, बहुत सारा वेराइटीज इसमें होता है, तो उसको भी ध्यान से हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो न्यूटन ने क्या किया, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके बारे में लॉज डेवलप करे, या अगर स्टेशनरी है तो वो भी उसके लिए क्या करे, लॉज डेवलप करे। और ये तीन लॉज उन्होंने दिए, मतलब मोशन से रिलेटेड उन्होंने तीन लॉज दिए जो पूरी तरीके से मोशन को क्या करता है, जस्टिफाई करता है, स्टडी करता है और सारी चीजें हमें मालूम पड़ जाता है। तो न्यूटन ने क्या किए, मोशन से रिलेटेड थ्री लॉज दिए। तो इसमें जो पहला लॉ है, फर्स्ट लॉ, वो क्या है? न्यूटन ने कहा कि अगर एक ऑब्जेक्ट क्या है, रुका हुआ है यानी स्टेशनरी है, तो वो रुका हुआ ही रहेगा। और अगर एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। लेकिन कंडीशन लगा दी कि कब तक, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा हो। यानी एक ऑब्जेक्ट अपने स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं करना चाहता अनटिल एंड अनलेस उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगा हो। यही आपका फर्स्ट लॉ है। तो इसको अगर लिखा जाए, इफ अ बॉडी या इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट और इन मोशन, ठीक है, देन इट विल रिमेन in same state. It will remain in same state until external force is not provided. ठीक है बच्चे, तो चाहे इसमें प्रोवाइडेड चाहे अप्लाइड लिखें, ठीक है। तो इसका ये मतलब कि अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगा, और अगर ऑब्जेक्ट एक क्या है, किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। अगर मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड से या वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो अगर उसको या तो रोकना होगा या तो उसकी स्पीड इंक्रीज करनी होगी या तो वेलोसिटी इंक्रीज करनी होगी, तो हमें क्या करना होगा, एक फोर्स लगाना होगा। तभी क्या होगा, स्टेट ऑफ रेस्ट या इस पर्टिकुलर एग्जांपल में स्टेट ऑफ मोशन चेंज होगा। इसी तरीके से एक ऑब्जेक्ट क्या है, रुका हुआ है, तो अगर उसको हमें क्या करना है, मूव कराना है, तो हमें कुछ फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये इस लॉ से हमें ये पता लगता है, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों, क्या रीजन है कि ये लॉ बना? तो वो बॉडी की एक प्रॉपर्टी के नाम से बोला गया कि बॉडी की प्रॉपर्टी होती है एक इनर्शिया, ठीक है। बॉडी की एक प्रॉपर्टी होती है इनर्शिया, जिसकी वजह से ये चीज देखने को मिलता है। यानी अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पर ही रहना चाहती है, और अगर स्टेट ऑफ मोशन में है तो स्टेट ऑफ मोशन में ही रहना चाहती है। ये प्रॉपर्टी क्या बोली जाती है, लॉज ऑफ इनर्शिया बोली जाती है। और इनर्शिया पे बेस्ड ये हमारा लॉ है, इस वजह से फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, ठीक है। यानी फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये पहला लॉ है। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग इनर्शिया की बात कर लें, क्योंकि यहां पे इनर्शिया ही का कॉन्सेप्ट आया है, तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं इनर्शिया। तो नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे इनर्शिया। तो इनर्शिया, जैसे मैंने अभी कहा कि एक ऑब्जेक्ट क्या है,
अपने स्टेट ऑफ मोशन या स्टेट ऑफ रेस्ट में अगर कोई चेंज हो रहा है तो वो उसका क्या करता है, अपोज करता है। तो ये बॉडी की प्रॉपर्टी होती है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। अगर एक ऑब्जेक्ट है या बॉडी हमारी है तो ये हमारी अंदर क्या है, ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हमारे बॉडी में ऑलरेडी है। ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसमें ये क्या होता है, निहित होती है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी के नाम से जाना जाता है। तो क्या बोलेंगे, द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट by virtue of which it opposes the any change occur with its state of motion और स्टेट ऑफ रेस्ट। यानी एक बॉडी क्या है, रेस्ट पर है तो रेस्ट पे रहेगी, और अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगी। अगर उसमें कोई चेंज किया जाता है तो उस चेंज का ये क्या करेगा, अपोज करेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास मास है तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या नाम देते हैं, इनर्शिया नाम देते हैं। इनर्शिया पे बेस्ड हमारा क्या है, न्यूटन का पहला नियम है, तो इसलिए उसको लॉज ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। अब इनर्शिया हमारा तीन तरीके का होता है, तीन प्रकार का होता है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो जरा बारी बारी से उनके बारे में भी डिस्कस करते, तो मैं इसको रिमूव करता हूं। ठीक है बच्चे, तो ये देखिए पहला मैंने लिखा इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का क्या मतलब है कि अगर आप देखिए कि एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो अगर हम उसको क्या करें, मोशन में ले जाएं तो उसका क्या करता है, वो अपोज करता है। यही इसका क्या है, इनर्शिया ऑफ किसी बॉडी का क्या, इनर्शिया ऑफ या इनर्शिया एट रेस्ट। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं कि जब भी हम क्या करते हैं, कोई मान लीजिए अमरूद का पेड़ है या आम का पेड़ है, तो उसमें अगर फल लगे हुए हैं तो अगर हम उस पेड़ को हिलाते हैं तो फल टूट के नीचे गिर जाते हैं। कारण क्या होता है कि हम जब उसके पेड़ को या पेड़ को हिलाते हैं तो जो आपका फल होता है या आम या अमरूद जो भी है, वो अपने रेस्ट पोजीशन के कारण, इनर्शिया एट रेस्ट के कारण वो अपनी पोजीशन पे बना रहता है, जबकि उसकी टहनी या और चीजें क्या होने लगती हैं, मोशन में आ जाती है। इस वजह से वहां पे क्या होता है, वो टूट जाती है। तो ये एक एग्जाम्पल हो सकता है। दूसरा, अगर हम बस में बैठे हुए हैं तो अगर बस स्टॉप है और आगे चलना शुरू करी तो हमारी बॉडी क्या होती है, हल्की सी पीछे की तरफ टिल्ड हो जाती है। तो ये भी क्यों होता है, क्योंकि बॉडी क्या करती है, इनर्शिया एट रेस्ट, मतलब रेस्ट पर एक इनर्शिया लगाती है जिसमें क्या कि अपने रेस्ट पोजीशन में ही रहना चाहती है। ये इसका एग्जांपल है। तो दूसरा इनर्शिया की बात करें अगर, तो इनर्शिया ऑफ मोशन। तो इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है बच्चे, इनर्शिया ऑफ मोशन ये है कि अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रही है तो वो मूव ही करना चाहती है, या अपने स्पीड को न तो इंक्रीज करना चाहती है, न तो डिक्रीज करना चाहती है, न वो रुकना चाहती है। ठीक है, अगर कोई चेंज करना भी चाहे तो उसका क्या करती है, भरसक अपोज करती है। इसका भी एग्जाम्पल है, अगर बस क्या कर रही है, मूव कर रही है, अचानक से उसमें क्या होता है, अगर रुक जाती है तो पैसेंजर्स या हम अगर बस में बैठे हैं तो आगे की तरफ क्या हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं, मतलब आगे की तरफ झुक जाते हैं। वो क्यों होती है, क्योंकि हमारी बॉडी क्या होती है, मोशन में रहती है। अचानक जब बस रुक जाता है तो बॉडी का जो पार्ट बस से अलग है वो कंटिन्यूअसली उसमें मोशन में रहता है, और जिसकी वजह से बस तो रुक गई लेकिन बॉडी मोशन में होती है, इस वजह से थोड़ा सा आगे की तरफ क्या हो जाता है, पैसेंजर्स झुक जाते हैं। तो ये इसका एग्जाम्पल है। और मैं एक एक एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं, आप और बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का भी देख सकते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन के बारे में देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन के साथ भी इनर्शिया है, मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वो चाहता है कि हम डायरेक्शन ना चेंज करें। उसका एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, कार में आप अगर बैठे हो तो अगर कोई टर्निंग आती है तो आप देखो थोड़ा सा अगर आप इधर की तरफ टर्न कर रहे हो तो है ना, टर्निंग इधर की तरफ है तो आपका थोड़ा सा जो झुकाव होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। कारण ये कि अगर आप ऐसे इधर की तरफ आ रहे हो तो ऑब्जेक्ट का एक फिक्स डायरेक्शन है, जब आपने डायरेक्शन चेंज करना चाहा
बाई किसी भी, चाहे हैंडल से चाहे जैसे भी, तो आपकी बॉडी का जो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है वो नहीं, वो क्या करेगा, रोल अपना करेगा, यानी अपना काम करेगा कि आपको डायरेक्शन चेंज करने में क्या करेगा, अपोजिशन करेगा। उस अपोजिशन के कारण आप अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे, टिल्ड हो जाएंगे। तो ये आपके 3 टाइप हुए इनर्शिया के, जो आपको मोशन में देखने को मिलेगा। तो आपसे पूछता है कि इनर्शिया कितने टाइप का होता है, तो बच्चे 3 टाइप का होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इसके एग्जांपल्स और भी हैं, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरे चैनल पर आप पूछ सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। चलिए आगे चलते हैं, ये फर्स्ट लॉ से रिलेटेड कुछ बातें हुई, अब हम लोग मूव करते हैं सेकेंड लॉ की तरफ। न्यूटन सेकेंड लॉ। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ में ये बताया न्यूटन ने कि कोई ऑब्जेक्ट अपने स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन को क्यों चेंज करता है, जब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाता है। तो ये तो फोर्स का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया, लेकिन फोर्स का जो एक्चुअल क्या है मेजरमेंट है या क्वालिटेटिव मेजरमेंट है, वो इस लॉ से निकल के आता है कि फोर्स क्या होगा, क्या उसके इक्वेशंस होंगे, तो इस इक्वेशन से निकल के आता है। ठीक है, और इसको उन्होंने कैसे डिफाइन किया, डिफाइन ये किया कि the time rate of change of linear momentum, अभी ये नया वर्ड आ रहा है, मैं इसको भी समझाऊंगा। linear momentum, time rate of change of linear momentum of an object is directly proportional to applied force। यानी किसी ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लगा है, अप्लाइड फोर्स का मतलब, ठीक है, तो अगर किसी ऑब्जेक्ट के किसका लीनियर मोमेंटम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। लीनियर मोमेंटम क्या होता है उसको भी बताते हैं। लीनियर मोमेंटम आपका होता है किसी ऑब्जेक्ट का अगर हम मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लाई कर दें तो इस क्वांटिटी को लीनियर मोमेंटम कहते हैं। इस पर मैं एक अलग से लेक्चर करूंगा कि लीनियर मोमेंटम क्यों पढ़ते हैं और उसका क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है। तो लीनियर मोमेंटम सिंपल आप ये समझो कि ऑब्जेक्ट का मास और वेलोसिटी अगर मल्टीप्लाई कर दें, जैसे मैं अगर क्या कर रहा हूँ 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा हूँ, मेरी बॉडी का मान लो मास है 60 kg या व्हाटएवर, तो अगर हम अपने मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम बोलेंगे कि हम लीनियर मोमेंटम फाइंड कर लिए। तो अगर किसी बॉडी का लीनियर मोमेंटम चेंज हो रहा है और चेंज का हम लोग क्या कर लें, टाइम रेट, यानी कि कितने टाइम में कितना लीनियर मोमेंटम चेंज हुआ। अगर टाइम स्लैब आप एक घंटे का ले सकते हैं, 1 मिनट का ले सकते हैं, ये सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग होता है। तो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। यानी किसी ऑब्जेक्ट का लीनियर मोमेंटम का टाइम रेट ऑफ चेंज किसके प्रोपोर्शनल होता है, अप्लाइड फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है। यानी dp बाई dt, लीनियर मोमेंटम को हम लोग p से डिनोट करते हैं। dp बाई dt इज प्रोपोर्शनल टू f, कुछ बुक्स में बच्चे f इज प्रोपोर्शनल टू dp बाई dt भी लिखते हैं। चाहे आप ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को यहां पे प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट लगाया जाता है, एक कांस्टेंट लगाया जाता है f इज इक्वल टू के dp अपॉन dt। और एक्सपेरिमेंटली ये दिखा जाता है कि k की जो वैल्यू आती है वो 1 आती है। तो यानी k को हम डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं dp बाई dt। ठीक है, तो ये बच्चे आपका सेकेंड लॉ का मैथमेटिकल फॉर्मूला। लेकिन अब इसको और सॉल्व करते हैं। और सॉल्व कैसे करेंगे कि हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट ले लेंगे, या ऐसे चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं f इज इक्वल टू डी बाई डी टी। जैसा मैंने आपको बताया p क्या होने वाला है, mv, मास इंटू वेलोसिटी। f क्या होने वाला है आपका, मास इंटू वेलोसिटी। अब देखिए
जनरली तो किसी ऑब्जेक्ट माने अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास देखा जाए तो वो चेंज नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिसमें मास भी क्या होता है, वेरिएबल होता है। फॉर एग्जाम्पल रॉकेट, रॉकेट में आप क्या करते हो, पेट्रोल डीजल या जो भी रॉकेट फ्यूल इसमें इंसर्ट की जाती है वो समय के साथ क्या होती जाती है, क्योंकि रॉकेट आगे चलेगा, फ्यूल बर्न होगा, तो उसका फ्यूल में अगर क्या होगा, कमी होगी तो एम क्या होगा, कम होगा, यानी एम भी वेरिएबल हो गया। साथ ही साथ वेलोसिटी को भी चेंज कम या ज्यादा किया जा सकता है। तो यहाँ पे दोनों चीजें क्या होगी, डिफरेंशिएट होंगी। तो अब आप इसको क्या करिए, डिफरेंशिएट करिए। तो डिफरेंशिएट करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड एज्यूम कर लेंगे। तो अगर मैंने मान लीजिए फर्स्ट इंटू सेकेंड में फर्स्ट एम को ले लिया तो डीवी बाई डी टी आ जाएगा प्लस वी डी एम बाई डी टी, है ना। फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ऐसा हम लोग करते हैं। तो ये फोर्स का जनरल फॉर्मूला बनता है आपके लेवल के लिए, है ना। अब इसमें कंडीशंस है कि हम कौन सा फॉर्मूला कब यूज करेंगे, उसको जरा अभी डिस्कस कर लेते हैं। अगर हमारा कोई ऐसा जैसे प्रॉब्लम है उसमें हमारा मास कांस्टेंट है, तो केस 1 कर लेंगे। इफ एम इज कांस्टेंट या फिक्स्ड लिख लो, चाहे कांस्टेंट, यानी किसी ऑब्जेक्ट का मास चेंज नहीं हो रहा। तो अगर मास चेंज नहीं हो रहा तो इसका मतलब डीएम बाई डी टी भी क्या होगा, नहीं चेंज होगा, दैट मीन्स 0 आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले में ये पार्ट आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी जहां पर ऑब्जेक्ट का मास फिक्स्ड होगा वहां पे आप ये यूज करेंगे। और डीवी बाई डी टी क्या है आपका, डीवी बाई डी टी यानी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, इसको आप एक्सीलरेशन बोलते हैं। आप इससे पहले वाले यूनिट में जरूर पढ़े होंगे। ये आपका इस केस के लिए फॉर्मूला बनेगा जब आपका मास कांस्टेंट होगा। वहीं अगर हमारा मास क्या है, चेंज हो रहा है और वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है, जैसे रॉकेट वगैरह में ऐसा ही प्रॉब्लम आता है, ऐसा ही कि जिसमें हमारा मास क्या होता है, चेंज होता रहता है लेकिन वेलोसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो ऐसे केस में यानी हमारा अब क्या होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। सेकेंड केस में बच्चे, सेकेंड केस में वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तब आप बताइए डीवी बाई डी टी कितना होगा, ऑफकोर्स 0 होगा। तो डीवी बाई डी टी 0 होगा तो इस फॉर्मूले में देखिए ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा, ये, यानी F इज इक्वल टू यहां पे क्या बचेगा, वी डी एम बाई डी टी। तो ये फोर्स का जो ये दो पार्ट का आया है आपके पास फॉर्मूला, उसमें आपको ये समझना होगा कि कौन सा पार्ट हम कहाँ यूज करेंगे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर m कांस्टेंट होगा तो हम ये यूज कर लेंगे, और अगर m वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो हम ये यूज करेंगे। तो ये फोर्स हमारे सेकेंड लॉ से डिराइव होता है। तो हम इसको जो इस लॉ को, सेकेंड लॉ को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ फोर्स भी बोलते हैं, लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम भी बोलते हैं, क्योंकि यहीं से फोर्स भी डिराइव की जाती है। इससे पहले फोर्स का सिर्फ कॉन्सेप्ट था कि एक ऑब्जेक्ट पर अगर कोई कॉज है जो उसके शेप को चेंज कर दे रहा है या उसके पोजीशन को चेंज कर रहा है, तो उस कॉज को फोर्स कहते थे। दिस इज द क्वांटिटेटिव डेफिनेशन। बट अगर क्वांटिटेटिव की बात करें कि फोर्स कितना होगा, किन किन बातों पर डिपेंड करेगा, तो वो सेकेंड लॉ से आया। जब न्यूटन ने सेकेंड लॉ दिया तो उसके से एक ब्यूटीफुल रिलेशन आया जिसको आप अलग अलग केसेस में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, नेक्स्ट, इसमें जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो याद रखेंगे कि जिधर हमारा लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन होगा उधर ही हमारा फोर्स होगा, याद रखेंगे। क्योंकि फोर्स आपका वेक्टर क्वांटिटी है और ये हमारा लीनियर मोमेंटम भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। क्यों, क्योंकि आप देखो ये वेक्टर है, वेक्टर में किसी स्केलर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, ये वेक्टर होगा, ठीक है। तो ये आई थिंक आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। चलिए, अब फोर्स का क्या यूनिट है, न्यूटन है, आपने पहले भी पढ़ा होगा। लेकिन 1 न्यूटन आप डिफाइन कैसे करेंगे, यहां से डिफाइन करेंगे, और इसलिए हम इससे कर सकते हैं, है ना। तो हम क्या कर लें, एक ऑब्जेक्ट ले लें जिसका मास 1 ले लें और उसको 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से क्या कर दें, एक्सिलरेट करा दें। तो ये क्या होगा, 1 इंटू 1, F इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, 1 न्यूटन। यानी एक ऑब्जेक्ट को जिसका मास 1 kg है या यूनिट मास है,
उसको 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सिलरेट कराने के लिए जो रिक्वायर्ड फोर्स होगी उसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 न्यूटन। अब देखो ना, हमने यहाँ पे n की जगह 1 रख दिया, a की जगह 1 रख दिया, तो f की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। तो इससे हम डिफाइन कर सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट जिसका मास यूनिट है या 1 kg है, उसको 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सिलरेट कराने के लिए जो रिक्वायर्ड फोर्स होगी वो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 न्यूटन होगी। तो 1 न्यूटन का भी डेफिनेशन हमें क्लियर होना चाहिए, बिकॉज वी हैव टू कंपेयर एंड जनरेट मोर लार्ज यूनिट। तो हमें यूनिट डेफिनेशन पता होना चाहिए, जैसे 1 मीटर क्या होता है, 1 सेकेंड क्या होता है, 1 केल्विन क्या होता है, ऐसे ही इसको भी हम 1 न्यूटन डिफाइन करेंगे। तो कैसे डिफाइन करेंगे? द फोर्स रिक्वायर्ड या द वैल्यू ऑफ द फोर्स, या ऐसे लिख सकते हैं, द फोर्स रिक्वायर्ड फॉर अ बॉडी of 1 kg to accelerate it by 1 meter per second square is 1 न्यूटन। ओके, तो इस तरीके से हम लोग 1 न्यूटन का भी डेफिनेशन यहाँ पे दे दिया और अच्छे से हम लोग को समझ में आ गया। चलिए, ये बात हो गई सेकेंड लॉ की। अब वेरी सिंपल बट वेरी इफेक्टिव हम लोग बात करेंगे थर्ड लॉ के बारे में। तो थर्ड लॉ क्या है? यानी न्यूटन के लॉज में थर्ड लॉ ये है कि अगर एक ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, उस पर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहा है, तो दूसरा ऑब्जेक्ट भाई क्या करेगा? उस पर उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। यानी जैसे मैं क्या कर रहा हूं, किसी पर्सन को अगर मैं एक थप्पड़ मार रहा हूं या वो मुझे एक थप्पड़ मार रहा है, तो उसके हाथ पर भी उतना ही फोर्स लगेगा जितना कि है ना मेरे गाल पर लगेगा। अब बच्चों के मन में आएगा कि अरे गाल पे तो बहुत तेज लगती है, हाथ पे कम लगती है। गाल पे नहीं लगती, हमारी ईगो पे ज्यादा तेज लगती है। मतलब अगर हमको कोई गाल पे थप्पड़ मारता है तो हमारे गाल पे चोट लगे न लगे, हमारे ईगो पे बहुत ज्यादा चोट लग जाता है। तो इस वजह से हमें लगता है गाल पे थप्पड़ तेज लगा, लेकिन हाथ पे कम लगा। लेकिन अगर बात करें वैल्यू में, तो वैल्यू में जितना हमारे गाल पर फोर्स अपोज हुआ लगा है, उतना ही उसके हाथ पर भी लगेगा। तो इसको उन्होंने क्या बोला न्यूटन ने कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी जब भी आप कोई फोर्स लगाओगे तो उसको हम एक्शन फोर्स बोलेंगे, तो उसके अपोजिट में क्या होगा? एक इक्वल फोर्स होगा, अपोजिट में इक्वल फोर्स होगा, जिसे हम लोग रिएक्शन फोर्स बोलेंगे। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल ये है कि अगर हम अर्थ पे मूव करते हैं तो हम अपने पैर से क्या करते हैं? अर्थ को पीछे की तरफ ढकेलते हैं, पीछे की तरफ पुश करते हैं। और इसके अपोजिट में अर्थ क्या करती है? हमें आगे की तरफ अपोज करती है, जिससे अब आगे की तरफ पुश करती है, जिससे हम वॉक करते हैं। और आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप नाव से उतर रहे हैं नदी के किनारे पे, तो आप नाव को पीछे की तरफ पुश करते हैं, नाव आपको आगे की तरफ पुश करती है, तो आप नाव से उतर सकते हैं। तो ये इसके एग्जाम्पल हैं थर्ड लॉ के। ठीक है, अब आप देखिए, मान लीजिए अगर एक ऑब्जेक्ट है 1, ये ऑब्जेक्ट है 1, ये 2, तो 1 पे 2 फोर्स लगा रहा है, तो ये क्या होगा? 2 भी 1 पे फोर्स लगाएगा। ठीक है, यानी 1 पर 2 की वजह से फोर्स है, तो यहां पे क्या होगा? 2 पे 1 की वजह से फोर्स होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा? दोनों का अपोजिट होगा, इस वजह से यहां पे माइनस साइन है। तो तीनों अगर लॉज अगर आप देखें, तीनों लॉज कुल मिला के फोर्स के बारे में बता रहे हैं। चाहे पहला देखिए कि अगर एक ऑब्जेक्ट है, अगर वो स्टेशनरी है या मूव कर रहा है, कब तक रहेगा? जब तक कि उस पर कोई फोर्स ना लगा हो। दूसरा लॉ तो ये फोर्स देता है। तीसरा भी आपका फोर्स पर डिपेंड करता है। तो ऑल एंड ऑल आपका जो दूसरा लॉ है वो क्या है? वो दोनों लॉ को डिफाइन कर सकता है। इसलिए कभी कभी आप किसी
बुक में किसी किसी रेफरेंस में आप देखेंगे कि सेकेंड लॉ को एक्चुअल लॉ भी बोला जाता है। आप देख सकते हो बच्चे, उसका मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके खत्म करता हूं। देखिए, अगर आप देखिए सेकेंड लॉ से जो इक्वेशन आया F = ma, अगर फर्स्ट लॉ की बात करें तो फर्स्ट लॉ इससे कैसे डिराइव कर सकते हो? तो फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर किसी बॉडी पर फोर्स ना लगा हो, यानी फोर्स 0 हो, तो क्या क्या हो सकता है बच्चे? मास इंटू एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 0, यही होगा। अब अगर ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट का मास 0 नहीं हो सकता। तो व्हाट डज इट मीन? m 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब एक्सीलरेशन 0 हो, है ना। और एक्सीलरेशन 0 होने का ये मतलब है कि या तो ऑब्जेक्ट की स्पीड नहीं बदल रही है, यानी वेलोसिटी नहीं बदल रही है। समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि देखिए वेलोसिटी v2 - v1/t, तो इसका a 0 है, इसका मतलब कि उसकी वेलोसिटी नहीं बदल रही है। लेकिन दूसरा ये भी मतलब है कि ऑब्जेक्ट रुका हुआ है ना। ये भी हो सकता है ना कि अगर आप रुके हुए हो तब भी तो एक्सीलरेशन क्या है? 0 है, और साथ ही साथ अगर आपकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तब भी एक्सीलरेशन 0 है। तो ये फर्स्ट लॉ को डिफाइन कर रहा है कि नहीं, कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स नहीं लगा है तो उसका स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन क्या हो रहा है? चेंज नहीं हो रहा है। तो ये तो हो गया। और दूसरा आप इसको भी प्रूव कर सकते हैं, हम लोग इसे प्रूव भी करेंगे अगली क्लास में, क्योंकि इसकी प्रूविंग थोड़ी सी बड़ी है, हम इसको भी प्रूव कर सकते हैं। लेकिन आप देख सकते हो चूंकि ये फोर्स से रिलेटेड है तो ऑब्वियस है सेकेंड लॉ को इसमें क्या करना होगा? हस्तक्षेप इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में इतना ही, और आई होप आप लोग को क्लास पसंद आई होगी, और पसंद आई तो आप प्लीज वीडियोस को लाइक करें और चैनल्स को सब्सक्राइब करें, और लोगों को बताएं कि मिश्रा एजुकेशन में आपको एक क्वालिटी स्टडी पढ़ने को मिल रही है। और कोरोना में बच्चे, ठंड आ गई है, कोरोना बढ़ रही है, तो अपने आप को सुरक्षित रखिए, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और हैंड सैनिटाइजर को साथ में लेके घूमें। थैंक यू।